This side advocate Jitendra Yadav. वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। हमने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक हमने MCQ सीरीज़ यानी कि इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ हमने कवर की थी और क्लास 9 और 10 ये दो क्लासेस लास्ट की होंगी CRPC की, जो कि हमारी फ़िल्टर सीरीज़ है। यानी कि हमने निचोड़ निकाला है उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs से भी जो कि हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। तो हम ये देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमने CRPC का सेक्शन 1 से लेके 484 का जो ऑल ओवर सीरीज़ थी वो हमने कवर की थी क्लास 9 में। आज हम क्लास 10 में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक, ये हम कवर करेंगे। तो बिना कुछ देर के हुए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 10 में जो हमारी सीरीज़ होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। और इससे पहले कि हमने सीरीज़ में कवर किया है क्लास 9 में, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक। इसके साथ ही हमारी CRPC ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमारी फ़िल्टर सीरीज़ इंपॉर्टेंट MCQ सारे ओवरऑल हो जाएंगे। इसके साथ हम अगली नेक्स्ट क्लासेस में जो कि क्वेरीज़ आ रही हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और TPO को लेके, उनके MCQs इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलेंगी। हाईली चांसेस हैं कि मेरे 30 मई तक आपको इम्पॉर्टेंट लॉ से आपको MCQ सीरीज़ करा दी जाए, जिससे कम समय में आप अच्छे से अच्छे रिवीजन कर सकें। इनसे आप बड़े आराम से अपना प्रीलिम्स में कट ऑफ अचीव कर लेंगे, जो भी जाएगी। आप बेझिझक होकर इसकी तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप और सोर्सेस ना पढ़ें, आप उन सोर्सेस को पढ़ने वजह से आपने CRPC पढ़ा, CRPC के बाद आप इन क्वेश्चंस को देख लें। जैसे पूरा CRPC आपका कवर हो गया, बस आप टेरेस पे टहल रहे हैं, कहीं भी आप वॉक कर रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हो, आप इन सीरीज़ को देखना शुरू कर दें, आपको बेनिफिट्स होगा। और ये क्वेश्चन आपको भूलेंगे, ये आपके फिट हैं, ये इतना आपको सिलेक्टेड करके जाना है, आपकी चीज़ें एनहेंस होंगी। सो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है CRPC 1973 की कौन सी धारा लागू होगी जब थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है, यहाँ इस लिखा यहाँ यह होगी, यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 देखते हैं, सेक्शन 174, सेक्शन 181, सेक्शन 154, ऑप्शन डी है सेक्शन 157। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सेक्शन 174। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे की क्वेरीज आ रही है कि सर इंग्लिश में भी हमारी सीरीज़ लेके आइए। तो मैं उनको बता दूं, इंग्लिश में ऑलरेडी CRPC की सीरीज़ पड़ी हुई हैं टारगेट फॉर IQ की प्लेलिस्ट में, देखिए जाके। उसमें रवि झा सर ने सीरीज़ बनाई है, आप उनको देख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट MCQs की हैं। तो CRPC आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी की कोई भी क्वेरीज़ आपकी रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 अभियुक्त का, ऑप्शन 2 मृत्यु का प्रकट कारण का, ऑप्शन 3 आयुधों का ब्यौरा, ऑप्शन 4 घटना का ब्यौरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मृत्यु का प्रकट कारण। इसका राइट आंसर होगा मृत्यु का प्रकट कारण। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ए को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई थी। वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ में जहां उसे इलाज हेतु लाया गया था मर जाता है। निम्नलिखित न्यायालयों में किस न्यायालय में इस मामले के में विचारण हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा? आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी गैस करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पहले भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को आंकिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चन कई बार माइंड से निकल जाते हैं, यार हमारी या उस क्वेश्चन में हमारी पूरी पकड़ नहीं हो पाती है, तो इसे घबराने जो नहीं कि और भी क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम हॉल में होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप गैस करिए इसका कौन सा आंसर होगा। इसका ऑप्शन 1 है न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 2 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर सीरीज़ है, इसको कतई ही इग्नोर मत कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 55 है, जहां 2 या अधिक न्यायालयों में मध्य क्षेत्र अधिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों की अधीनस्था के अंतर्गत हों, तो सीआरपीसी की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जाएगा। इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये टाइपिंग एरर है, इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको काट दीजिएगा, इसका ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिछली सीरीज़ में आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 56 पे जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, एक मजिस्ट्रेट किस अपराध का संज्ञान ले सकता है। ऑप्शन 1 स्वयं अपनी जानकारी पर, ऑप्शन 2 पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन 3 परवाद होने पर, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान सभी परिस्थितियों में ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 190 के अंतर्गत किसके द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सकेगा। ऑप्शन 1 है कोई भी न्यायालय, ऑप्शन 2 कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 है कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो इस हेतु विशेषता सशक्त किया गया हो, ऑप्शन 4 2 या 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 2 या 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में है। यहाँ धारी लिखी है, धारा होगा, कौन सी धारा पूछी है, विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सेक्शन 198। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, अपराध जिसका विचारण सिर्फ परवाद पर ही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन 2 विवाह के विरुद्ध अपराध। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सी विशिष्टि का होना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन 1 है उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है, ऑप्शन 2 आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया, ऑप्शन 3 अभिकथित अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ, ऑप्शन 4 जिस रीति से इस अपराध कारित किया गया है उसकी विशिष्टियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आवश्यक रूप से उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, आरोप तय करने में गलतियां एवं लोप। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन है सभी परिस्थितियों में तात्विक होगा, विचारण को निरस्त कर देगा, यानी आरोप तय करने में गलतियां हो जाएं या कोई चीज़ का लोप हो जाए तो क्या हो सकता है। ऑप्शन 2 देखते हैं केवल तब तात्विक होगा अगर इसके कारण न्याय नहीं हो पाया, ऑप्शन 3 तात्विक होगा एवं अभियुक्त निर्दोष साबित होने का दायी होगा, ऑप्शन 4 अगर अभियुक्त वास्तव में गलतियों से भुलावे में पड़ गया है तो भी तात्विक होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से गैस करिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल तब तात्विक होगा अगर इसके कारण न्याय नहीं हो पा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 62, का पर खा को लूटने का स्वेच्छा उपहत्कारित करने का आरोप है, क्या का के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा जी हाँ, लगाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं,
सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किसमें सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है? जल्दी से गैस करिएगा, इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि सेक्शन 225 से 237। और जल्दी से इसका चैप्टर भी लगे हाथ बता दीजिएगा, अपने दिमाग में सोचिए इसका चैप्टर कौन सा होगा। कभी कभी अध्याय भी पूछ लिया जाता है, तो इस पे भी हम ध्यान देंगे। इस पे कौन सा अध्याय होगा ये आप देखते हुए चलिएगा। तो इसका अध्याय होगा, जो चैप्टर होगा इसका वो होगा चैप्टर 18 यानी 18। 17 में क्या है? विचारण है आपका, तो ये याद रखना, विचारण वाला अध्याय पूछ लेते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन 1 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ऑप्शन 2 वारंट के मामलों में विचारण, ऑप्शन 3 सम्मन मामलों के विचारण, ऑप्शन 4 ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सम्मन के मामले में अभियुक्त को सुना जाना आवश्यक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विचारण के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तब मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को क्या करेगा? उन्मोचित कर देगा, अग्रसित कर सकेगा, दोषमुक्त कर सकेगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उन्मोचित कर देगा, यानी उन्मोचित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास वह शक्ति है कि वह सम्मन मामले का विचारण वारंट मामलों की तरह कर सकता है, जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है। ऑप्शन 1 6 माह से अधिक के कारावास से, ऑप्शन 2 4 माह के अधिक के कारावास से, ऑप्शन 3 1 वर्ष के अधिक के कारावास से, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा 6 माह से अधिक के कारावास से। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता किस उपबंध के अधीन न्यायालय सम्मन मामले को वारंट मामले में संप्रवृत्त कर सकता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सेक्शन 259। सीआरपीसी की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में कौन कर सकता है? जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 2 कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 प्रथम श्रेणी का कोई दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के अंतर्गत सीआरपीसी के अध्याय 21 में अधिकतम दंड सीमा कितनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाना है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लीक होते हैं कि आपको सामने से पता होता है इसका क्या होगा, आना ही आना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 3 माह। अभिभावक चर्चा, सॉरी इसका देखते हैं स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अभिभावक चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, यह किन मामलों पर लागू होता है? अब यानी कि क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अभिभावक चर्चा किस ईयर में जोड़ा गया, तो ये भी आप ध्यान रखिए 2006। ऑप्शन 1 है जब अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, ऑप्शन 2 जब अपराध स्त्री के विरुद्ध हो, ऑप्शन 3 जब अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध हो, ऑप्शन 4 जब अपराध एक व्यक्ति के विरुद्ध सदोष अवरोध का हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बाकी सब संगीन अपराध हैं, तो इस पर आप सौदेबाजी नहीं कर सकते सर, जब संगीन और गंभीर अपराध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में किस धारा में निःशुल्क में विधिक सहायता प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पिछली सीरीज़ में भी कराया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेक्शन 304 में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को
अब निर्धारित किया गया था। तो किस वाद में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, खत्री बनाम बिहार राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिसको आप मेंस में डाल सकते हो और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को कौन क्षमादान दे सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। तो इसमें तीनों टाइप के मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी यानी कि उपयुक्त सभी यानी सभी प्रकार के मजिस्ट्रेट को क्षमादान देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 306 के अधीन निम्नलिखित में से कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो इसमें से देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्षमादान करने का अधिकारी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सह अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अन्वेषण के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान, सभी, ऑप्शन 4 होगा इनमें से सभी के, या ऐसे इन सभी के दौरान क्षमादान दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जा सकता है हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। सीआरपीसी की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विचारण के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद को देख के लग रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन 4 यानी कि सेक्शन 311 में। सीआरपीसी की धारा के अधीन एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है किस धारा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि धारा 315 में। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। शमनीय अपराध उपबंधित किए गए हैं किसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि 320 में शमनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 79, कोई व्यक्ति है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 अधीन गिरफ्तार अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है, मर जाता है। कोई व्यक्ति ये है जो अपराध धारा 320 के अधीन अपराध करता है और शमन करने वाला है, उसके अलावा है तो सक्षम होता है और मर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का शमन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आरोप लगाए जाने के बाद अपराध का प्रशासन होने का परिणाम होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से गैस करिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अभियुक्त की दोष मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यदि अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष का साक्ष्य सुनने के पश्चात दंडाधिकारी को यह महसूस हो कि अभियुक्त दोषी है और वह अधिक दंड का पात्र है जिसे देने के लिए वह दंडाधिकारी सशक्त नहीं है, तो वह मामले को किसे भेजेगा? इसका राइट आंसर होगा यानी सीजेएम को, यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को। सीजेएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के जाइएगा ही मत। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपको सीजेएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पता है उसके बारे में, उसके पनिशमेंट, उसका सेक्शन, सब कुछ करके जाइएगा। सीआरपीसी की धारा 354(5) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वह दंडादेश निर्देश देगा। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उससे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सिद्ध दोष के मृत्यु दंडादेश का निष्पादन जब तक वह मर ना जाए तब तक गर्दन से लटका कर का ढंग सीआरपीसी में 90 किस उपबंध के अंतर्गत निहित किया है? किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया गया है कुछ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, संहिता की द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 42 में। बहुत डीप क्वेश्चन है और घुमाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सीआरपीसी के निम्नलिखित किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पीड़ितों का उपचार यानी कि ऑप्शन 4, धारा 357D में।
क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर कर देने के बाद न्यायालय उसमें संशोधन कर सकता है। किस चीज़ में? सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों में, गणितीय लिपिकीय त्रुटियाँ, इनमें संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत सेशन न्यायालय के द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय से पुष्टि के अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 CRPC की धारा 366 में। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। मृत्यु दंड की पुष्टि किए जाने में उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, तो अपील का निपटारा होगा। ऑप्शन 1 ऐसे अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर। ऑप्शन 2 ऐसे अपील दाखिल करने की तारीख से 3 माह के भीतर। ऑप्शन 3 ऐसी तारीख के दाखिल करने की तारीख से 9 माह के भीतर। ऑप्शन 4 युक्त अवधि के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। किस अपराध में? संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और शमनीय, असंज्ञेय और अजमानतीय अपराध, असंज्ञेय और जमानतीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संज्ञेय और अजमानतीय अपराध में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता के में प्रावधानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पुनर्विलोकन में। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहता है, तब उसे आवेदन देना होगा कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जाता है? क्वेश्चन घुमा दिया है, तो क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दंडादेशों के निलंबन या परिहार करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता में किसे दी गई है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सरकार को, मुख्यमंत्री को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सरकार को। अग्रिम जमानत दी जा सकती है उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही हैं, 1 2 3 सही हैं, 2 3 4 सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 94 क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 ये पूछ लेते हैं पैनल में कि भाई अग्रिम जमानत कौन दे सकता है? सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय या दोनों, या फिर उच्चतम न्यायालय या तीनों? तो कई बार क्या करते हैं लोग तीनों बोल देते हैं, उच्चतम न्यायालय भी बोल देंगे, उच्च न्यायालय बोल देंगे, सेशन न्यायालय बोल। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय दे सकता है और वो सेशन न्यायालय दे सकता है। आप उच्चतम न्यायालय ये आप सोचेंगे सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ से जमानत ले लेते हैं, नहीं, ये लॉजिक ना लगाइएगा। सीधा सीधा आप याद रखिएगा किस सेक्शन में है, ये भी याद रखिएगा किस सेक्शन में दिया है अग्रिम जमानत। सेक्शन 438 में दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? मैंने बोला था इसको, पिछली बार भी बोला था, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 जोगिंदर ऑफ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। CRPC किस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जिसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 438 में। किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किसी शर्त को
तो इसका क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय रूपांतरित कर सकता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा काल क्या है? 6 माह है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है। जल्दी से गैस करिएगा इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग द्वारा किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, सेशन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 100 है जो इस सीरीज़ का यानी कि सीआरपीसी के पूरे सीआरपीसी का लास्ट क्वेश्चन है। सीआरपीसी की विषय यानी दंड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या तो 1 या तो 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो इसी के साथ हमारी सीरीज़ ये ख़त्म होती है और ये 10 सीरीज़ आप करके जाइएगा। समय का अभाव है तो आप इनको स्पीड बढ़ा के देखिएगा, बट देख के ज़रूर जाइएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। जिन्होंने किसी कारणवश सीआरपीसी को कम पढ़ा है वो सीरीज़ को ज़रूर देख के जाए। इसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ही हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको इस सीरीज़ में 80% तक क्वेश्चंस मिल सकते हैं कम से कम, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, तो देख के जाइएगा। तो इसी के साथ मैं सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।